गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। मैं एक बार लास्ट वाली क्लास आपकी लगा लेती हूँ। प्रोनाउन 11। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पीडीएफ अभी डलवा देते हैं। सब कुछ क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाई। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने विच पढ़ा था और विच को कंप्लीट भी कर लिया था, है ना। विच स्टार्ट करके विच को कंप्लीट भी कर लिया था। यहाँ विच शुरू किया था हमने, उसके बाद ये क्या हो गया? ठीक है, विच को हमने कंटिन्यू किया था, विच खत्म भी कर दिया था, फिर यहाँ से हमने दैट स्टार्ट किया था। दैट को मैं एक बार फिर से, क्योंकि दैट को ही आगे कंटिन्यू करना है हमें, तो इसलिए दैट के बारे में एक बार फिर से जानेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भाई, मैंने बोला था कि दैट जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है। सब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाते हैं, और दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए तो आता ही आता है, एनिमल्स थिंग्स किसी के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सबके पापा जी हैं ये, जहाँ पे कोई फिट नहीं हो रहा वहाँ पे दैट फिट हो सकता है, हर किसी के लिए लगाया जा सकता है। तो जैसे आपका, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी बनती है, पर्सन भी आ जाए, थिंग भी आ जाए, पर्सन और थिंग ये दोनों एक साथ आ जाए, पर्सन और एनिमल दोनों एक साथ आ जाए, तो वहाँ पे उस केस में आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, क्योंकि आप विच नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैन आ रहा है, और आप हु नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे डॉग आ रहा है, तो हमने यहाँ पे दैट का यूज किया था। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था कि भाई पर्सन थिंग एनिमल सबके लिए लग जाता है ये। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, और यहाँ पे हमने अपनी क्लास को एंड किया था। मैंने बोला था आप लोगों को कि इसको हेडिंग डाल के छोड़ देना, करेंगे इसको आगे, है ना। मैंने बोला था हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल के छोड़ देना, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मैंने बोला था थर्ड कॉन्सेप्ट दैट को लेके है कि वो क्या है, एक हाईलाइटेड वर्ड होता है। दैट क्या होता है? एक हाईलाइटेड वर्ड होता है। जैसे कि देखो, मैंने पीछे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था आई हैव द रिंग दैट आई बॉट यस्टरडे। मेरे पास एक रिंग है ना, जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पे दैट की जगह क्या मैं हु भी लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे दैट की जगह हु भी लगा सकती हूँ। आई हैव, सॉरी, इस केस में दैट ही आएगा, लेकिन मैं नीचे वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हु क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे रिंग लिखा हुआ है। रिंग के लिए हु नहीं लगा सकते, क्योंकि हु आता है पर्सन के लिए, तो यहाँ पे तो दैट ही आएगा। लेकिन इस केस में आप देखिए, दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प मी यस्टरडे। ये वो स्टूडेंट है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो स्टूडेंट तो पर्सन हो गया, पर्सन के लिए आपने पढ़ा है कि हमने हु भी लगाया, तो क्या मैं यहाँ पे हु लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। दिस इज द स्टूडेंट हु हेल्प मी यस्टरडे, वो भी ठीक होगा। तो यहाँ पे दैट लगाना भी सही होगा और हु लगाना भी सही होगा, दोनों सही होंगे। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज वहां पे बताई थी कि अगर यहाँ पे ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखा आ जाए, दिस इज द सेम स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ना लिखे ऐसे लिखा आ जाए दिस इज द सेम स्टूडेंट, तो उस केस में अगर द सेम लिखा है या द ओनली लिखा है, फ्यू लिखा है, द फ्यू लिखा है, लिटिल लिखा है, द लिटिल लिखा है, एवरीथिंग एनीथिंग कुछ इस तरीके का लिखा है, तो उस केस में फिर आप हूँ नहीं लगाएंगे, उस केस में दैट ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि द सेम स्टूडेंट, एक तो है कि यार ये वो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है जिसने मेरी कल मदद की थी। एक है यार ये तो वही स्टूडेंट है, दिस इज द सेम स्टूडेंट जिसने मेरी कल मदद की थी। तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हो? हाईलाइट करना चाह रहे हो, है ना। तो स्टूडेंट को क्या कर रहे हो? हाईलाइट कर रहे हो। तो दैट क्या करता है? जो वर्ड हाईलाइटेड वर्ड है उसके साथ आप दैट का यूज करेंगे, ठीक है। हाईलाइट करने का काम करता है ये। तो जब आप फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो उस केस में यहाँ पे दैट ही लगाएंगे। जब आप द सेम बोल रहे हैं, तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी थी कि भाई दैट क्या है? एक हाईलाइटेड वर्ड है। तो कुछ चीजें हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं? दैट का ही यूज करते हैं। अगर आप लोगों को नजर आ जाए, लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे नजर आ जाता है द सेम, या आपको दिखता है द ओनली, या आपको दिखता है फ्यू, या आपको दिखता है द फ्यू, आपको मिलता है लिटिल,
आपको मिलता है द लिटिल, या आपको मिलता है एवरीथिंग, या आपको मिलता है एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो ये सब के सब क्या कर देते हैं, सेंटेंस को एम्फसाइज कर देते हैं, और उसके लिए फिर हम यूज करते हैं हाईलाइटेड वर्ड द का। ठीक है ना भाई, सब आ जाएंगे इसमें, लिख लो एक बार, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, समथिंग, नथिंग, नन, ऑल। और ये तो आप जानते ही हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगी इसको तब मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो सुपरलेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द का यूज करते हैं। फिर द सेम हो गया, द ओनली हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का काफी पूछा जाता है। तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इनके साथ हम द का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को एम्फसाइज करते हैं, फिर हाईलाइटेड वर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। क्लियर है बात भाई, चलिएगा जल्दी से कॉपी कीजिए इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी इससे रिलेटेड। ऐसे लिख लीजिएगा इसको ना, ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आफ्टर, तो यहीं पर हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आफ्टर, इन सब के बाद नीचे लिख लीजिएगा यूज दैट, इन सब के बाद दैट का यूज करें, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। आफ्टर ये सब, आफ्टर यूज दैट, इन सब के बाद दैट का यूज करना है, ओके। चलिएगा भाई फटाफट से लिखिएगा इसको। चलिए हो गया है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको बोला, रुको इसको कलर चेंज कर लेते हैं, पीछे मैंने दूसरे से लिखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा दिस इज द बॉय हु या दैट हेल्प मी, हु हेल्प मी yesterday। This is the same boy who या that, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। yesterday, this is the same girl who met me। चलिए बताइएगा कि सेंटेंस फर्स्ट वाले में क्या आएगा।
चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फर्स्ट में हु होगा, फर्स्ट में हु नहीं होगा, फर्स्ट में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दैट भी तो भाई सबके लिए आ जाता है, तो यहाँ पे बॉय है। अभी पीछे तो कराया था आपको ऐसा एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा तो था, दिस इज द स्टूडेंट दैट हेल्प मी यस्टरडे। तो मैंने बोला था दैट यहाँ पे सही है, सेंटेंस सही था ना, ये कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें, सेंटेंस एकदम करेक्ट था ये। तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हु आएगा, हु तो आएगा ठीक है, पर दैट भी तो आ सकता है, तो दोनों सही है, मतलब दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते, दोनों मत लगा देना, लगेगी एक ही चीज, लेकिन दोनों में से आप जो आपको मन करे लगा सकते हैं, दोनों सही होंगे मतलब, ठीक है। फर्स्ट वाले केस के लिए दोनों सही होंगे, लेकिन जब आपके पास मेंशन कर दिया गया द सेम, है ना, तो हाईलाइटेड वर्ड का ही आपको यूज करना है, मतलब यहाँ पे हु नहीं आएगा। अब इस केस में आप दैट ही लगाएंगे, ऊपर वाले केस में आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले केस में आपका दैट ही लगेगा। फिर मैं अगर थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूँ, दिस इज द सेम गर्ल, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ है, द सेम लिखा है, तो इसके साथ आप दैट का ही यूज करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम एसपी बख्शी के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा कोई भी बुक नहीं होगा मेरे क्लास में चैप्टर करने के बाद। आज प्रोनाउन की 12th क्लास है, 12th क्लास मतलब बिल्कुल आप लोगों को जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों ने तरीके से क्लास अटेंड की है ना, और मेरे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुना है, प्रॉपरली इनको नोट किया है अपनी नोटबुक में, और अगर ध्यान से चीज़ों को सुना है कि मैम क्या बोल रही है, क्या समझा रही है, बहुत सारी चीज़ें समझाने से भी समझ आती हैं, तो अगर आपने तरीके से क्लास अटेंड की है तो किसी भी बुक का एरर लगाइए आप, किसी भी बुक का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से एरर ना बने, सारे एरर्स बनेंगे, आप किसी भी बुक से क्यों ना लगाइए। तो इसीलिए चाहे वो एसपी बख्शी है, चाहे वो केडी कैंपस की बुक है, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, हर जगह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सब क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार प्रोनाउन पूरा भी होने दीजिए, मुझे प्रैक्टिस भी कराने दीजिए, उसके बाद देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आप लोगों को नाउन में प्रोवाइड कराया था, पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कराई थी, फिर पूरा का पूरा नाउन का प्रीवियस ईयर भी दिया था। अब तक जितने भी क्वेश्चंस नाउन में पूछे गए हैं उसका पूरा प्रीवियस ईयर दिया था लिंक के साथ, है ना। तो मैंने आप लोगों को साथ में लिंक भी प्रोवाइड कराया था, पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर से पूछे गए हैं वो करना भी जरूरी है, इसलिए आपको अलग से पूरा पीडीएफ दिया। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत मेरी वीडियो पे चले जाएंगे यूट्यूब पे, कि सारा सॉल्यूशन, किसी का भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो वहां से देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको प्रोनाउन का भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। प्रोनाउन की पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। तो सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, प्रीवियस ईयर भी करेंगे प्रोनाउन का, तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ कराया जाएगा, आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद किसी भी बुक से एरर लगाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से चलिए इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल्स। ही हैज read the few novels which I gave him. He has painted all the chairs. He has painted all the chairs which were required. चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की एरर क्या है।
एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, देयर इज नन हु कैन डू दिस वर्क। देखिएगा, जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे द फ्यू लिखा है, तो द फ्यू के साथ आप विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे कि ही हैज read द फ्यू नॉवेल्स दैट आई गेव हिम। ही हैज पेंटेड ऑल द चेयर्स, ऑल है तो यहाँ पे विच नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। सोचिए, अब एक चीज सोचिए, अगर यहाँ पे ऑल ना होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता, ही हैज पेंटेड द चेयर्स, ही हैज पेंटेड द चेयर्स विच वर रिक्वायर्ड या विच वर देयर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ऑल ना होता तो विच फिर उस केस में सही हो जाता, क्योंकि विच भी तो चीजों के लिए आता है, विच भी तो चीजों के लिए आता है ना। तो अगर यहाँ पे ऑल वर्ड ना होता, अगर ये सिर्फ ऐसे होता, ही हैज पेंटेड द चेयर्स, ही हैज पेंटेड द चेयर्स विच वर रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल सेंटेंस सही था, कोई गलती नहीं थी। बट ऑल लगाने की वजह से आपने चेयर्स को क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की, सारी चेयर्स जिनकी जरूरत थी। तो यहाँ पे ऑल के साथ आप दैट का यूज करेंगे। अगर ऑल ना होता तो विच भी ठीक था। फिर देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, देयर इज नन दैट कैन डू दिस वर्क। ठीक है भाई, चलिएगा कॉपी कीजिए फटाफट से इसको। लिख लिया, चलिएगा। नेक्स्ट है फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दैट खत्म हो गया है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है आपका व्हाट। ठीक है, व्हाट भी क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आप कहोगे मैम व्हाट तो क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ व्हाट्स योर नेम, तो इस केस में जो व्हाट है वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। इस केस में आपका अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो सेंटेंसेस को, आप चीजों को आपस में जोड़ना, उनको आपस में रिलेट कराना। ठीक है, तो व्हाट आपका इंटेरोगेटिव तो होता ही है, साथ में साथ साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे कहा आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट ही बोट यस्टरडे, उसने कल क्या खरीदा, व्हाट ही बॉट यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि मैं जानता हूं उसने कल क्या खरीदा। तो यहाँ पे मैं व्हाट फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अभी हमारा वही चल रहा है। ठीक है, सबसे लंबा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, इसी को हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए आई नो व्हाट ही बॉट यस्टरडे, मैं जानता हूँ उसने कल क्या खरीदा। तो व्हाट यहाँ पे आप लोगों का क्या है, देखो दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है। आई नो मैं जानता हूँ, ये एक अलग बात है, और ही बॉट यस्टरडे उसने कल खरीदा, ये एक अलग बात है। अगर मैं यहाँ पे व्हाट नहीं लगाऊंगी तो सेंटेंस आपस में रिलेट कैसे होंगे। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं जानती हूँ उसने कल खरीदा, मैं जानती हूँ उसने कल क्या खरीदा,
है ना। तो दो व्हाट क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कराने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर व्हाट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है भाई बात। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है व्हाट में और दैट में। व्हाट में और दैट में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, व्हाट में और दैट में। देखिएगा जरा, व्हाट में और दैट में कंफ्यूजन क्यों हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैंने लिखी यहाँ पे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टोल्ड। व्हाट को लेके कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा, बस आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको लेके याद रखनी होती हैं। व्हाट ही टॉट, मैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया व्हाट ही टोट, जो उसने पढ़ाया। ठीक है। और एक चीज आपने ये बोली है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट या दैट ही टॉट। देखिएगा दो चीजें हैं आपके पास, आई नो वॉट ही बॉट यस्टरडे, यहाँ पे वॉट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर जो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वॉट में और दैट में। देखिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही टॉट, मुझे नहीं समझ आया उसने क्या पढ़ाया। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करा रहा है। वॉट यहाँ पे क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या है आपकी वर्ब है ना। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, अंडरस्टैंड में इन वर्ब हो गई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आया। ठीक है। अब देखो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड आपकी वर्ब हो गई, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अंडरस्टैंड आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो समझने की है, फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, वहां पे वॉट ही आएगा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही टॉट। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वॉट ही टॉट, या फिर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट ही टॉट, क्या लगाना चाहिए। तो मैं अगर सेकेंड वाले सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे अब आपका वॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका दैट आएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल है एंटीसीडेंट का। ठीक है। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे हु लेता था, हुम लेता था, अपने पहले एंटीसीडेंट लेते हैं ये। हु और हुम से पहले पहले हु और हुम से पहले वर्ब नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको बताया था ना, अगर हमने पीछे सेंटेंसेस भी किए थे जब जहाँ पे हु और हुम से पहले वर्ब आ रही थी, तो फिर हमने पूरे सेंटेंस को चेंज करके लिखा था, याद करो। ठीक है। पूरे सेंटेंस को चेंज करके लिखा था हमने और उसको सही किया था, हु से पहले एंटीसीडेंट लगाया था। तो हु और हुम अपने पहले जैसे एंटीसीडेंट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दैट भी अपने पहले एंटीसीडेंट लेता है। और एंटीसीडेंट का मतलब ही क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। एंटीसीडेंट वर्ब नहीं हो सकती है। ठीक है। वर्ब आपकी एंटीसीडेंट नहीं होती है, एंटीसीडेंट होता है आपका नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन होना चाहिए एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे देखिए आप, अंडरस्टैंड क्या थी, वर्ब थी, तो यहाँ पे दैट लगा, वॉट लगा, यहाँ पे मैं दैट नहीं लगा सकती। अगर यहाँ पे आपके सेंटेंस में दैट लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ऐसे आता है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही टॉट, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। वो गलत हो जाएगा क्योंकि वॉट से पहले अंडरस्टैंड लिखा हुआ है और दैट से पहले वर्ब नहीं आ सकती। लेकिन मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है आपका नाउन है, और ये आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। और यहाँ पे एंटीसीडेंट के लिए आप दैट का यूज करेंगे, वॉट का नहीं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि वॉट से पहले जनरली आपको वर्ब देखने के लिए मिलेगी, और आपका अगर एंटीसीडेंट है, नाउन प्रोनाउन है, तो उसके लिए फिर आप दैट लगाएंगे। ठीक है भाई, लिख लीजिए फटाफट से।
ठीक है, चलिए देखिए, अब तक आप पढ़ते आए, ठीक है, व्हाट मैंने क्यों कराया, ये व्हाट मैंने इसीलिए आपको यही समझाने के लिए बताया कि अब तक जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन आज से पहले कहीं पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये भी नया है, ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो आज तक उन्होंने ये पढ़ा है हु, विच, whom, that, whose, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, आज तक आपने ये पढ़ा है, ये तो आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि who हो गया, whom हो गया, whose, which और that, जनरली आप लोगों ने यही पढ़ा होता है कि ये हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये तो मैंने सारे आपको कराई दिए, ठीक है, वन बाय वन करके हमने इन सबको कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन का खत्म हो चुका है, ठीक है भाई, जान के आपको खुशी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका खत्म हो गया है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और इनको वन बाय वन करके हमने हैंडल भी कर लिया, ठीक है, हु किया, फिर हुम किया, फिर हुज किया, फिर विच किया, फिर दैट किया, इसी सीक्वेंस में हमने इनको कंप्लीट भी किया, ठीक है। तो आज तक आपने जो पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन यही होते हैं, ऐसा नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पीछे ही आप लोगों को ये करके दिखाया कि व्हाट भी आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं तो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, तो ये तो इंटरोगेटिव हो गया है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इंटरोगेटिव एक एक जो वर्ड है वो दो दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, यहाँ से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। तो मैं इस केस की बात करूँ तो क्या यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जिस तरीके से यहाँ पे व्हाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन बना, तो सेम वैसे ही आपका व्हाट हो गया, सॉरी, सेम उसी तरीके से आप लोगों का व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। क्वेश्चन तो ये भी पूछते हैं, बट अगर ये दो सेंटेंसेस के बीच में यूज हो रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। हाउ हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बात समझ आई? तो रटिए मत कि बस ये 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये सब भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, जब ये नॉर्मल वे में बात करेंगे तो ये, जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने की बात करेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे व्हाट का एग्जाम्पल तो दिया ही, पीछे ये देखिए यहाँ पे, आई नो वॉट ही बॉट यस्टरडे। अगर मैं कहने लग जाऊँ आई नो वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है, आई नो, मैं जानता हूँ वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ, यहाँ क्या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं पूछ नहीं रही हूँ, उल्टा बता रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहता है, आई नो वेयर ही लिव्स, है ना। तो यहाँ पे वेयर क्या काम कर रहा है, कि क्वेश्चन पूछने का कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे इस केस में वेयर आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है, दो चीजों को आपस में रिलेट करा रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, ही लिव्स, ये एक अलग बात है। दोनों दोनों सेंटेंसेस को, दोनों चीजों को आपस में कौन जोड़ रहा है, वेयर ही तो जोड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मैं जानता हूं कि वो कब आता है, आई नो वेन ही कम्स, मैं जानता हूं कि वो कब आता है, मैं जानता हूं उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारे जो सेंटेंस है जब ये बीच में यूज होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जब ये बीच में यूज होते हैं तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछने का काम करता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो आज के बाद कभी रटना मत कि बस यही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये सब भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसी बात पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है खत्म, ठीक है भाई। बहुत लंबा चला, काफी लंबा प्रोनाउन था। अब आगे के जो प्रोनाउन बचे हैं, छोटे छोटे प्रोनाउंस हैं, तो आप जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है आपको कि प्रोनाउन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं हमारे पास, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। पहले हम यही जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारे पास, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी स्टूडेंट है जो बता सकता है तो बताओ कि दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस होता है। बताइए भाई, जल्दी बताइए, मैं इतना एग्जांपल्स लिखती हूँ, ठीक है। The two boys rectified each other's mistakes. The three girls were holding hands of each other. वेरी नाइस। नीतीश कह रहे हैं कि मैम ईच अदर दो लोगों के साथ आता है और वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के लिए आता है। वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा। ईच अदर आता है दो लोगों के लिए। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो इंसानों की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम ईच अदर का यूज करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं दो लोगों की। और अगर हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम वन अनदर का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, समरे भी बोल रहे हैं ऐसा होता है, अभिषेक ने भी आंसर किया है, सनी कुमार ने भी आंसर किया है, शदानंद ने आंसर किया है, ललित कुमार ने भी आंसर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पे दो लड़कों की बात हो रही है कि द टू बॉयज। रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सही करना, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सही करना, सुधार करना। तो यहाँ पे दो लड़कों ने एक दूसरे की गलतियों को सुधारा, एक दूसरे की गलतियों को सही किया। तो कितने लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो दो के लिए हमने क्या यूज किया, ईच अदर का यूज किया। बिल्कुल सही है। नाउन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आपको पढ़ाया था मैंने पॉजेसिव केस, याद है। पॉजेसिव केस मतलब अपोस्ट्रॉफी एस पढ़ा था हमने पूरा का पूरा उसके अंदर, नाउन चैप्टर के अंदर। तो वहां पे आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ईच अदर और वन अनदर होता है, इनके साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया हुआ है, और अगर मैं ये अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे नहीं लगाऊंगी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा एक दूसरे की गलती, है ना। तो द टू बॉयज रेक्टिफाइड ईच अदर मिस्टेक्स अगर मैंने लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ईच अदर्स ही लिखना पड़ेगा, अपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते तो फिर या तो उसको घुमा के लिखो, कैसे, द टू बॉयज रेक्टिफाइड मिस्टेक्स ऑफ ईच अदर, या तो उसको ऐसे लिखो ऑफ लगा के, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस बनाया है ऑफ लगा के, ठीक है। तीन लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे, थ्री गर्ल्स वर होल्डिंग हैंड्स। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे के आपस में हाथ को होल्ड किया हुआ था, हाथ पकड़े हुए थे। तो तीन लड़कियां हैं, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं, आप क्या यूज करेंगे, तीन के लिए वन अनदर का यूज करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया क्योंकि मैंने इसको ऑफ से बनाया है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, द थ्री गर्ल्स वर होल्डिंग वन अनदर्स हैंड्स, ठीक है। अगर अपोस्ट्रॉफी लगाओगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, इसको इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वन अनदर्स हैंड्स ऐसे हो जाएगा। और अगर इसको अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना तो हैंड्स ऑफ वन अनदर। इसी तरीके से ईच अदर्स मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो वो तो सेंटेंस बताता है कि कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ पे मैंने ऑफ लगा दिया तो अपोस्ट्रॉफी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब ये मैंने सब कुछ आप लोगों को नाउन में करा दिया है, ऑफ होता है इसका मतलब, ठीक है भाई। चलिए
अब यहाँ पे लेकिन अगर जैसे 1 2 3 तो आप पता लगा ही लोगे कि भाई 2 है तो लगा देना है, 2 है तो ईच अदर लगा देंगे, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 दे रखा है तो वन अनदर लगा देंगे। बट अगर नंबर आपको ना दिया हो, ठीक है, जैसे ऐसे आ जाए आपके पास all the workers must help, बताओ क्या लगाऊं, ईच अदर की वन अनदर। देखो जब आपके पास ऑल द वर्कर्स, सारे वर्कर्स, तो अगर 2 होते तो 2 बोल देते, बोथ द वर्कर्स। बोथ वर्ड हम 2 के लिए यूज करते हैं, है ना, या तो दोनों वर्कर्स बोल देता, द 2 वर्कर्स बोल सकता था वो, है ना, या फिर वो बोथ द वर्कर्स कह सकता था, बट ऑल इसका मतलब ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे ऑल द वर्कर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब यहाँ पे वन अनदर ही लगाएंगे, ऑल द वर्कर्स मस्ट हेल्प वन अनदर। तो अगर ऑल आता है तब भी आप वन अनदर ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा की ही बात हो रही है, सारे वर्कर्स। ठीक है, बस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इतना ही पढ़ने का है आपका, यही पॉइंट आपको याद रखना होता है, बस छोटा सा प्रोनाउन है बहुत ही, और यही पॉइंट इसमें आपको याद रखना होता है कि हम ईच अदर को यूज करते हैं 2 के लिए और वन अनदर को यूज करते हैं 2 से ज्यादा के लिए, यही आपको इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है भाई, कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया, अगर नोट कर लिया तो फटाफट गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो। ललित पूछ रहे हैं कि मैम तीसरा सेंटेंस एक बार और बता दो। ऑल द वर्कर्स लिखा हुआ है ना, सारे वर्कर्स को एक दूसरे की मदद करनी है, तो यहाँ पे ऑल द वर्कर्स लिखा हुआ है, तो 2 के लिए हम ईच अदर लगाते हैं, 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर। ऑल द वर्कर्स मतलब सारे वर्कर्स, तो 2 से ज्यादा है इसलिए वन अनदर लगा दिया। ठीक है, बस यही है, क्योंकि अगर 2 होता तो वो द 2 वर्कर्स बोल सकता था, बोथ द वर्कर्स बोल सकता था, ऑल मतलब ज्यादा ही है, तो अगर ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, ऑल द वर्कर्स ऐसे आता तो भी आप वन अनदर ही लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो ज्यादा की ही बात हो रही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर पूरा होने दीजिए, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन किया, रिलेटिव प्रोनाउन किया, क्योंकि वो दोनों प्रोनाउन काफी लेंदी थे। ठीक है, हु और हुम के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता है, थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है उसको समझाने के लिए, है ना। फिर हुज हो गया, फिर आगे दैट अपने आप में बड़ा हो गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन काफी लंबी है अपने आप में, जो प्रोनाउन के अंदर है। उससे पहले पर्सनल प्रोनाउन आपका थोड़ा लंबा था। अब जो प्रोनाउन है इनमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ईच अदर वन अदर से भी क्वेश्चन बहुत आएगा, लेकिन छोटे छोटे प्रोनाउन है, इनके अंदर बहुत वाइडली इनको हमें नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत अंदर अंदर और कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। अब हो सकता है कि जिस भी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे हो सकता है वहां से डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन आपके सामने आया और आपसे ना बन रहा हो,
प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन करना किसी भी बुक से कीजिए, ओपन चैलेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। इतना सारा आपको पढ़ाया गया है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तब भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसका मतलब आप ये तो पढ़ने में कमी कर रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसा हो रहा है। वरना ना बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आप ध्यान से क्लास को सुनेंगे तो। पर से मेरी क्लास में, मेरे क्लास में से पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चन ना बने, किसी भी बुक से बना सकते हैं आप। इनफैक्ट मेरी क्लास को पढ़ने के बाद बच्चे बोलते हैं कि मैम किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन बन जाता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक करके पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे ईदर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके अंदर ईदर के बारे में, ठीक है। देखिए इधर क्या होता है, इधर का यूज हम करते हैं जब हम दो में से किसी एक की बात कर रहे हो, दो में से किसी एक की बात कर रहे हो तो मैं क्या बोलूंगी, 1 आउट ऑफ 2। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दो में से एक, ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि भाई जैसे दो नंबर में से एक नंबर मिलता है तो दो में से एक मिला, ठीक है, दो में से एक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम पढ़ रहे हैं पहले ईदर, तो जब हम दो में से किसी एक की बात करेंगे तो उस केस में हम यूज करेंगे ईदर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज लगाऊं कि आर लगाऊं, चलिए साथ साथ ये भी बताएंगे। क्योंकि जब मैं, देखिए एक टॉपिक होता है हमारा ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कोई चैप्टर नहीं है, हालांकि अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर था नहीं ना है। उसमें जितनी भी चीजें हैं मतलब एक चैप्टर बना दिया गया, चैप्टर कुछ है नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगी, और वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाई जाती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। और वो सब चीज़ें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को थोड़ा सा लेट कराती हूँ, क्योंकि उस चैप्टर को करने में फिर और मज़ा आता है। क्योंकि जब तक वो चैप्टर शुरू होने वाला होता है तब तक मैक्सिमम चीज़ें आप इसी तरीके से कर चुके होते हो। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं शुरू में उस चैप्टर को पढ़ा दूंगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैम क्या डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन जब बाद में आप पढ़ोगे तो अभी तो पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, तो मैम ने पढ़ा दिया, तो मैम ने पहले ही बता दिया था कि ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करके चल रही हूँ कि जब हम वो चैप्टर करें तो आप लोगों को हलवा लगे चैप्टर एकदम, कि कुछ भी नहीं है इसमें, तो चैप्टर नाम का तो कुछ था ही नहीं, पहले ही पढ़ लिया है तो हमने सब कुछ, है ना। अब देखो ईदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। ये कॉन्सेप्ट सेम वहां भी आएगा कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया वहां पे। हम इस चीज को पहले ही पढ़ लेंगे, वहां भी पढ़ेंगे पर पहले ही पढ़ लेंगे ताकि आपको वहां और अच्छा समझ आए। तो ईदर 1 आउट ऑफ 2, दो में से जब हम एक की बात करते हैं तो वी यूज ईदर, हम इधर का वहां पे यूज करते हैं। इधर ऑफ द टू गर्ल्स, दो में से कोई एक लड़की क्या है, होशियार है। अब इज लगाना है कि आर लगाना है, तो बच्चे यहाँ पे इज आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन एक दो बच्चे अभी भी है जिन्होंने आर आंसर किया है, क्योंकि वो उस हिसाब से कर रहे हैं, वो गर्ल्स को देख रहे हैं कि दो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए तो आर आएगा। लेकिन बात भले ही दो लड़कियां हैं यहाँ पे, लेकिन उन दो लड़कियों में से बात तो एक ही लड़की की हो रही है ना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फोकस किस पे है, दो लड़कियों में से एक लड़की होशियार है, दोनों की होशियार होने की बात नहीं हो रही है। भाई दो लड़कियां हैं, दोनों में से कोई एक होशियार है, क्योंकि इधर होता ही दो में से एक के लिए यूज है। तो इधर ऑफ द टू गर्ल्स, दो में से कोई एक लड़की इंटेलिजेंट है। तो इधर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। जब ईदर, नीदर, ईच, एवरी, इन सबको हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। दो में से मैंने एक की बात की, वहीं पर अगर दो से ज्यादा आ जाए, कुछ भी दो लिखा है, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, रोड्स हो, कुछ भी हो, मैंने बोल दिया कि ईदर ऑफ द टू रोड्स, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू खान मार्केट, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू मुखर्जी नगर, इन दो सड़क में से कोई एक सड़क मुखर्जी नगर जाती है,
तो दो में से कोई एक जाती है ना, तो इसलिए लीड्स टू मुखर्जी नगर, लीड्स आएगा, सिंगुलर वर्ब का आप वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए वहीं पे दो से ज्यादा की, चलो दो के लिए तो आपको पता चल ही गया कि हम क्या करते हैं, सिंगुलर दो दो में से एक के लिए इधर का यूज करते हैं। बट वहीं पे अगर आपके पास सेंटेंस कुछ ऐसा आ जाए, पहले मैं सेंटेंस ही लिख देती हूँ, एक लाइन छोड़ रही हूँ बीच में, कुछ नहीं, बस जैसे ये लाइन लिखी हुई है ऐसे यहाँ पे एक लाइन आएगी, आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक है। मैं अगर ऐसे लिख दूं, ईदर ऑफ दीज थ्री रोड्स, either of these three roads leads to मुखर्जी नगर। कल आप लोगों का प्रोनाउन खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है। जान के आप लोगों को खुशी होगी कि कल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। ईदर ऑफ दीज थ्री रोड्स लीड्स टू मुखर्जी नगर। तीन सड़क में से, इन तीनों सड़क में से कोई एक सड़क मुखर्जी नगर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे अब सड़कें कितनी है, तीन है, तो क्या तीन के लिए मैं इधर का यूज कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि इधर का तो दो में से किसी एक के लिए यूज करते हैं। तो फिर तीन में से या दो, तीन में से, चार में से, पांच में से, 10 में से, 1000 में से, अगर मुझे इनमें से बात करनी है किसी एक की, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी फिर, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या, या तो आप यहाँ पे एनी लगा लो, या फिर वन लगा लो, या एनी वन लगा लो। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, वन आउट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा में से कोई एक। ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं दो से ज्यादा में से एक, वन आउट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा में से अगर एक की बात करनी है, मतलब तीन में से, चार में से, 1000 में से किसी एक की बात कर रहे हो, तो उस केस में एनी वन या एनी वन का आप वहां पे यूज करेंगे। अगर आप इस फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं दो से ज्यादा, उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एनी वन और एनी वन का वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है तीन सड़कों की बात हो रही है, तो तीन के लिए मैं इधर नहीं लगा सकती, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनी, लगा सकते हो आप, वन लगा सकते हो, वन ऑफ दीज थ्री रोड्स, एनी ऑफ दीज थ्री रोड्स। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अमंग लगा सकते हैं, यहाँ पे आप चीजों को समझे नहीं हो, मैं कह रही हूँ कि दो से ज्यादा में से एक की बात करनी है। अमंग तो दो से ज्यादा की बात करता है, जब सब की बात कर रहे हो, है ना, तब हम अमंग लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ सब की नहीं, हम यहाँ पे सब में से एक की बात कर रहे हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। अमंग प्रेपोजिशन है, हम यहाँ प्रेपोजिशन नहीं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। आप कंफ्यूज मत होइए, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए ध्यान से। अमंग में ये होगा, अमंग मतलब मैंने बोल दिया कि भाई जैसे बिटवीन हम दो के लिए यूज करते हैं, अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, आप वो वहां रिलेट कर रहे हैं। अमंग होगा दो से ज्यादा, अगर मैं तीन लड़कियों की बात कर रही हूँ, तीनों की बात कर रही हूँ एक साथ, तो हम अमंग लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं तीनों में से किसी एक की बात कर रही हूँ, दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एनी और वन कॉपी कीजिए। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए भाई।
लिख लिया। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है नीदर। अभी तक तो हम पॉजिटिव बात कर रहे थे, अब नेगेटिव की भी जरूरत पड़ेगी हमें भाई। अगर हमें ये कहना है कि दो में से एक होशियार है, और अगर मुझे ये कहना है कि दोनों में से कोई भी होशियार नहीं है, तो उसके लिए नीदर है। नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, इधर मतलब दो में से एक, और नीदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। दो में, लेकिन ये भी बात दो की करेगा, बात दो की करेगा, दो से ज्यादा की नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका जीरो। कितने में से? दो में से। जीरो आउट ऑफ टू, आप ऐसे बोल सकते हैं। दो में से जीरो, दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई भी होशियार नहीं है, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आया, मैंने दोनों को इनवाइट किया था पर कोई भी नहीं आया, है ना, इस तरीके से। नीदर ऑफ द टू बॉयज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। बताया था ना, ईदर नीदर। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आएगा, याद रखिएगा। अभी बॉयज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर लगा दे, नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी एंड दैट विल बी सिंगुलर। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, चलिएगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़कों में से एक भी लड़का होशियार नहीं है। तो दो लड़कों के लिए आपने नीदर का यूज किया, नीदर के लिए सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, बिल्कुल सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे बोल दिया जाता नीदर ऑफ द थ्री बॉयज, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि तीन लड़कों के लिए आप नीदर का यूज नहीं कर सकते। फिर उसके लिए दूसरा वर्ड होता है, अभी पढ़ेंगे आगे, नन। नन होता है अगर हम दो से ज्यादा में से किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए नन होता है। जैसे हमने पीछे इधर का पढ़ा, ऐसे ही नीदर के लिए अगर हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं आया, मैंने चार लड़कों को इन्वाइट किया था और कोई भी नहीं आया, तो फिर नीदर नहीं, नन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेंशन ही ना किया जाए, जैसे आपको अगर दो बोल दिया तो कंफर्म है कि नीदर लगाओगे, चार तीन बोल दिया तो कंफर्म है कि नीदर नहीं आएगा। लेकिन अगर मेंशन ही ना किया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए, नीदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से कोई भी होशियार नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि वहां पे दो की बात हो रही हो, है ना, कि भाई दोनों लड़कों में से कोई भी होशियार नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते ना इस सेंटेंस को पढ़ के कि दो से ज्यादा लड़कों की ही बात हो रही है, क्या पता लड़के दो ही हो। तो जब मेंशन ना किया जाए तो उस केस में नीदर सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सही हो सकता है, यहाँ पे लड़के दो भी हो सकते हैं, दो लड़कों के लिए किसी एक लड़के की बात हो रही है, दो में से किसी की भी बात नहीं हो रही है, कि दोनों में से कोई भी होशियार नहीं है, नीदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो अगर मेंशन नहीं किया गया कि कितने लड़के हैं, तीन हैं, चार हैं, दो हैं, बस ऐसे लिखा हुआ है नीदर ऑफ द बॉयज, तो उस केस में आपका तब भी वो सेंटेंस भी सही माना जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको बोला जा रहा है ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस भी सही है। अगर आपको बोला जा रहा है ईदर ऑफ द गर्ल्स, है ना, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़की में से कोई एक लड़की होशियार है, तो भी सही है, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया, तो दो भी तो हो सकती है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मेंशन किया गया था, तीन सड़क, चार आ जाए, पांच आ जाए, 10 आ जाए, अगर मेंशन कर दिया गया है तो कंफर्म हो जाता है कि फिर उस केस में इधर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। एरर पूछ रहा है बच्चा, एरर कैसे बनेगा? एरर ऐसे बनेगा, यहाँ पे दो की जगह तीन लगा के दे देंगे, चार लगा के दे देंगे, और उसके साथ लिखा होगा नीदर, तो कंफर्म है कि भाई तीन के लिए नीदर नहीं आएगा, ऐसे एरर बनेगा। तो आपको नीदर को हटा के वहां पे नन करना होगा। जैसे यहाँ पे करा आपने, ये एरर ही तो थी कि तीन सड़कें लिखी हैं, साथ में इधर लगा रखा है, तो इधर को हटा के आपने ये लगाया, यही तो एरर थी, ऐसी बनेगी एरर। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, अगर यहाँ पे तीन चार पांच लिखा हुआ आता है तो वो एरर बन जाएगी। ठीक है, एनी वन के साथ नितेश सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है इन सबके साथ। फिर हमारे पास है नन। नन बहुत ही स्पेशल केस रखता है अपना, नन का स्पेशल केस है। पहले तो हम यही जानते हैं नन का मतलब क्या हो गया। नन का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो आउट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा में से किसी की भी बात नहीं करते। जब हम भाई दो में से बात कर रही हूँ तो नीदर है उसके लिए। अगर दो से ज्यादा में से, मैंने बोला कि मैंने चार लड़कों को इनवाइट किया था पर कोई भी नहीं आया,
0 आउट ऑफ मोर देन 2, 2 से ज्यादा में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 से ज्यादा में से कोई, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा में से कुछ भी नहीं है, 0, कोई भी नहीं आया। क्लियर है बात? जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, I invited the 5 boys. I invited the 5 boys, but neither has come. मैंने 5 लड़कों को, इस तरीके से error बनेगी, देखो मैंने 5 लड़कों को बुलाया, इनवाइट किया, बट कोई भी नहीं आया। तो 5 के लिए क्या हम नीदर का यूज करेंगे? नहीं, मैंने 5 लड़कों को इनवाइट किया बट कोई भी नहीं आया, नन हैज कम। तो यहाँ पे नीदर को हटा के आप नन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात भाई? क्लियर है? आई इन्वाइटेड द 5 बॉयज बट नन हैज कम। नन का स्पेशल केस होता है, देखिए नन का, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर मैं नन का स्पेशल केस बताती हूँ, फिर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा। नन का स्पेशल केस होता है कि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, दोनों वर्ब लगाई जा सकती है नन के साथ। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा, ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। आपने यहाँ पे इज इंटेलिजेंट बोला, यहाँ भी इज इंटेलिजेंट बोला। पीछे हमने पढ़ा एनी वन, एनी वन, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन नन का स्पेशल केस होता है, नन अपने साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकता है। तो अगर आपको नन के साथ सिंगुलर वर्ब मिलती है लिखी हुई, वो भी ठीक होगी, और अगर नन के साथ आपको प्लूरल वर्ब लिखी हुई मिलती है तो वो भी ठीक होगी, दोनों वर्ब ठीक होती हैं इसके साथ। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लिखा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा मिला नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज हैज कम, लड़कों में से कोई भी नहीं आया। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ना कितने लड़के, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कितने लड़के। जब मेंशन नहीं किया जाता हो तो उस केस में आपका, आप नीदर भी लगा सकते हो, उस केस में आप नन भी लगा सकते हो, क्योंकि बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना, नीदर ऑफ द बॉयज हैज कम, वो भी ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया कि 3 लड़के हैं, 2 हैं या 4 हैं, पता नहीं है। तो उस केस में मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, नीदर ऑफ द बॉयज हैज कम, कि लड़कों में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, और नन का स्पेशल केस ये होता है, नन ऑफ द बॉयज, आप यहाँ पे हैव कम भी बोल सकते हो, मतलब नन के साथ आप दोनों वर्ब लगा सकते हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों ठीक होती हैं, दोनों सेंटेंस सही है। आपने एक में हैज लगाया, एक में आपने हैव लगाया, तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आप लोगों का इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, अपनी चैप्टर की मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे किससे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।